नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल से लेकर प्रयागराज तक योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ संभल हिंसा मामले में पुलिस ने 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 79 आरोपियों को नामजद किया गया है। वहीं जांच में लगातार कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा ने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई। हिंसा से एक दिन पहले दुबई से फोन आया था, जिसमें शाही जामा मस्जिद का सर्वे रोकने का निर्देश दिया गया था। तो दूसरी तरफ महाकुंभ में कुछ अधर्मियों ने ऐसा घिनौना काम किया है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। प्रयागराज पुलिस ने महाकुंभ में नहाती महिलाओं का चोरी से वीडियो बनाकर डार्क वेब यानी कि अश्लील साइट और दूसरे सोशल मीडिया पर बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 103 सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एक्शन लिया है। वहीं इस मामले में अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। फाइनली चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है, अब आगे क्या होगा? देखिए, चार्जशीट दाखिल किया गया है जिसमें 79 आरोपी की बात की गई है। ये आरोपी कौन है? ये वो है जिसकी पहचान कर ली गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही आरोपी हैं। आरोपी तो 500 से ऊपर है जिसकी पहचान पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन उनके चेहरे के साथ उसका फोटो है और इसलिए आरोपियों की संख्या बढ़ती घटती रहेगी। लेकिन 3000 पेज के जो चार्जशीट है वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए काल बनकर आया है, क्योंकि इसका कनेक्शन सिर्फ दुबई से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट से है। यानी कि संभल के अलावा उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से और अलग अलग जिलों में बैठे मौलानाओं से, जो कि सब एकजुट हो रहा था। कैसे? ये संभल के मामले में ये दिखाने की कोशिश किया कि पुलिस ने ही गलतियां की हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये नहीं बताया कि पुलिस वहां पर सुरक्षा के लिए गई थी। पुलिस वहां हंगामा करने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं गई थी। पुलिस ऐसे ही गोली चलाने के लिए नहीं गई थी। वहां सुरक्षा करने के लिए गई थी। और अगर पुलिस नहीं होती तो यह हंगामा और बढ़ गया होता। अगर एएसआई की टीम के ऊपर यह हमला करता और वहां पर पता चलता कि एएसआई की टीम में हिंदू है और ये हमला करने वाला मुसलमान है, और इससे ये जो पुलिस और इन जिहादियों के बीच हिंसा हुई है ये हिंदू और मुसलमानों के बीच होती, तो इसका मतलब था कि पूरे उत्तर प्रदेश दंगा के आग में जलने लगती। क्योंकि अब यहाँ के हिंदू इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसा कि बार बार कहा गया है, तुम बड़े भाई की भूमिका में हो, तुम मजबूत हो। उदाहरण पर उदाहरण दिया जाएगा कि देखो, एक घर में 2 भाई रहते हैं, एक मजबूत है, हट्टा कट्ठा है, एक कमजोर है। और एक कमजोर है तो उसको ज्यादा जरूरत भी है, प्यार की जरूरत है, उसको संसाधन की जरूरत है। और अगर वो गुस्से में कुछ बोल भी देता है, कुछ कर भी देता है, तो जो मजबूत है उसको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि वो भी दोनों भाई है। और इसी तरह से हिंदुस्तान में पाठ पढ़ाया गया है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की गई। और कहा गया कि देखो, ये तो अल्पसंख्यक हैं, इनकी संख्या कम है, ये अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो इसलिए हिंदुओं के कंधे पर ये बोझ है कि अगर ये गलत भी करें तो तुम चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहो, तुम प्रतिक्रिया न करो। यही बात कही गई है 1947 के बाद से भी, जबकि भारत को एक टुकड़े को पाकिस्तान बना लिया, जो अब एक बांग्लादेश भी बन गया बाद में, ये दोनों हिस्सा ले लिया, वहां पर मुसलमानों का शासन स्थापित कर दिया, इस्लामिक स्टेट बना दिया। और उसके बाद भी यहां बचे हुए मुसलमानों को ये कहा गया, नहीं नहीं, हिंदू तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। चाहे महात्मा गांधी ही घूम घूम कर कहते रहे हो, या जवाहरलाल नेहरू उस समय आश्वासन देने के लिए ये मुस्लिम कैंप में जाते थे तो कहते थे, नहीं नहीं, हम लोग सारे तुम लोगों के साथ है, तुम पाकिस्तान की तरफ न जाओ। और ये हिंदुस्तान में रहकर यही कर रहा है। अब इन लोगों की जो साजिश सामने आई है वो सिर्फ संभल तक नहीं है। चार्जशीट में कुछ बातों का जिक्र किया गया है कि ये एक अचानक से हुई घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक से एएसआई सर्वे का ऑर्डर मिला और सर्वे की टीम जब गई तो उस समय शाम थी, और उसके बाद दूसरे दिन गई तो उस समय अचानक से ये हजारों की संख्या में लोग आ गए। उसको अचानक से नहीं है, बल्कि ये प्री प्लान्ड है।
पहले से प्लानिंग थी, और प्लानिंग तब से थी जब से ये मामला सामने आया था। और ऐसे ही प्लानिंग एक जगह की नहीं है, ऐसी प्लानिंग कई जगहों की है। जैसे अजमेर में जब ये विवाद हुआ या आगरा में विवाद हुआ, तो विवाद के समय से ही इन लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। हालांकि वहां पर कोर्ट ने पहले स्टे लगा दिया तो वहां पर हंगामा नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि कैसे हम एक जगह से शुरू करेंगे और जहां जहां होगा, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि कानूनी लड़ाई हम जीत नहीं सकते। भले ही कितना भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर करो, कहो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करे, लेकिन ये कानूनी लड़ाई हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये सब बना हुआ है, इस्लामिक स्ट्रक्चर इतने सारे, चाहे दरगाह ही बने हो या फिर मस्जिद बनी हो, ये सारे के सारे किसी न किसी बेहतर मंदिर, बढ़िया शानदार मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, क्योंकि इसके पास इतना समय नहीं था शुरुआती दौर में कि वो मस्जिद के निर्माण के लिए 10 साल का इंतजार करे। ये आज का समय नहीं है कि फटाफट पाइलिंग हुई, फटाफट गिट्टी सीमेंट सरिया आ गया और फिर 1 साल 6 महीने में कोई भी मंदिर का निर्माण हो गया, मस्जिद बन गई। और उस मस्जिद, चाहे सऊदी अरब से पैसा आया और यहाँ पर मस्जिद बननी शुरू हो गई, और 6 महीने के बाद जाओ, एरिया खाली था और वहाँ पर एक बढ़िया सा मस्जिद बना के रख दिया है। तो ये उस समय की व्यवस्था नहीं थी। उस समय आपको इसके लिए लंबा समय चाहिए था, लंबा समय, 5-5 साल लग जाते थे, 4-4 साल लग जाते थे। और जो हिंदू मंदिर बनाए गए थे उसमें तो 20-20 साल लगे हुए थे। पत्थर को काट काट के गुफा बना के ये मंदिरें बनाई गई थी, और उस मंदिरों को इन लोगों ने तोड़ा तो उसके अवशेष तो रहेंगे। और इसलिए ये भी माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो इस्लामिक स्ट्रक्चर इस तरह के बनाए गए हैं, मस्जिदें बनाई गई है, वो सब मंदिर को पूरी तरह से तोड़ा भी नहीं गया, उसके ऊपर का एरिया तोड़ा गया और वो गुंबद बना दिया गया, मतलब स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया। लेकिन एक एक पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियों को कैसे हटाओगे? क्योंकि इस्लाम में जितने भी मस्जिदें हैं या फिर जो भी इस्लामिक स्ट्रक्चर है, चाहे ये महल ही क्यों ना बनाए, उन जगहों पर आप मूर्ति नहीं बना सकते, आप फोटो तस्वीरें नहीं बना सकते। बहुत होता है तो कुरान की आयतें उस पर गुदवा सकते हो, कैलीग्राफी कर सकते हो खूबसूरत बनाने के लिए, ये इतना तक किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने जो वहां सबूत छोड़े हैं उसके खिलाफ तो आवाज उठ रही है। तो ये संभल हिंसा में जो चार्जशीट दायर किया गया है उसमें ये 79 आरोपियों के अलावा ये कहा गया है कि अभी कई ऐसे हैं, सैकड़ों की संख्या में, 500 से ज्यादा का तो इन लोगों के पास अभी सबूत है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है, जिसके पोस्टर वगैरह लगाए गए, अलग अलग जगहों पर मस्जिदों के पास भी पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन इसमें जो मेन है मोडस ऑपरेंडी लोगों का, वो अचानक से हुई घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साजिश बनाई गई थी। और पहले से ही ये चारों तरफ में जहां जहां मुस्लिम बस्तियां हैं, जिन जिन जिलों में मुसलमान रहते हैं और जहां इसका संगठन है, उन सब जगहों पर ये हरकारा की तरह एक दूसरे से कंसल्ट किए हुए थे। अब और कंसल्ट करके ये बात कर रहे थे कि अगर यहां पर और बड़ी घटना हो गई, अगर शाही जामा मस्जिद को तोड़ने की ही बात हो गई, अगर वहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी, तो इसकी गूंज मुरादाबाद में भी होनी चाहिए, इसकी गूंज मुजफ्फरनगर में भी सुनाई पड़नी चाहिए, मेरठ में भी सुनाई पड़नी चाहिए, बरेली में भी सुनाई पड़नी चाहिए। इसकी ऐसी प्लानिंग थी, ये जो बताया जा रहा है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो नहीं हो पाया, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड की बात यहां चल रही है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो हिंदुस्तान से लेकर दुबई से लेकर सऊदी अरब तक चल रहा है, ये पूरे दुनिया के मुसलमान इकट्ठा होकर हर जगह अपने ये जिहादी मानसिकता के परिचय दे रहे हैं। इसलिए ये जो चार्जशीट है ये शुरुआती चार्जशीट है, और अभी कई और सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें दायर किए जाएंगे। ये 3000 पन्नों के चार्जशीट मतलब अभी शुरुआत किया गया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट मतलब जैसे जैसे आरोपियों की संख्या बढ़ेगी, अभी क्योंकि इस चार्जशीट में भी बर्क का नाम है,
इस चार्जशीट में भी गुलाम शाह का नाम है, इस चार्जशीट में भी जो सारिक साटा की बात करें उसका नाम है। तो इन सारे कनेक्शन को इसमें बताया गया है कि आगे हम इसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दायर किया जाएगा उसमें नामों की संख्या बढ़ सकती है। सर, महाकुंभ में भी महिलाओं के खिलाफ जो एक बड़ी साजिश रची गई थी और यूं कहे कि घटिया से घटिया हरकत आप इसको बोल सकते हैं, अब उसके खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा एक्शन तो उन लोगों के खिलाफ लिया जाना चाहिए जो इसके आधार पर सरकार की बुराई कर रहे थे। क्योंकि ये जब सामने आया मामला कि कुछ साइट्स पे महाकुंभ के दौरान जो महिलाएं डुबकी लगा रही थी उनके उस समय के कुछ फोटो कुछ वीडियो बनाकर लाए गए और उसका इस्तेमाल गंदे तरीके से किया गया अश्लीलता परोसने के लिए। और उसके बाद जब उसकी चर्चा हुई तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया कि क्या सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी। अब सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी थी वो संगम घाट के आसपास हर जगह कपड़ा चेंज करने के लिए, नहाने के लिए भी वो पानी के अंदर तो कानात होता नहीं, उसको तो घेरा जाता नहीं, लेकिन सरकार ने अपनी तरह से व्यवस्था सही की। अब आपके दिमाग में भी जहर घुला हुआ है, कुत्सित मानसिकता के लोग हो तो वो कहीं पर भी कुछ भी किया जा सकता है और इसलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती उससे पहले ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। इन लोगों को जो कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे थे, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि कैसे ऐसा हो गया, इन लोगों को पहले शिकायत करके उसकी आलोचना करनी चाहिए थी कि ऐसी हरकत न करें, लेकिन उन लोगों ने पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। तो सरकार के संज्ञान में जब से गया है ये सारे सोशल मीडिया हैंडलर, सोशल मीडिया अपने आप नहीं चलता, उसको चलाने वाला है। और उसके अलावा जो ये कई यूट्यूब चैनल वाले वहां जाते हैं और वो साइड में इस तरह के फोटो वीडियो लेकर जो बेचते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मतलब अब योगी सरकार इस मुद्दे को साइबर सेल को सौंप दिया है और एक एक करके इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल में ताबड़तोड़ एक्शन से कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं महाकुंभ में महिलाओं के साथ घटिया हरकत करने वालों पर सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तपिश दे रही है। कहा जा रहा है कि पकड़े जाने पर इनको ऐसी सजा दी जाएगी जिससे इनकी रूह कांप जाए। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।